Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very welcome on our fifth segment, which is thriving at workplace, do's and don'ts of the job. खुशामदीद सोहेल साहब। हमारे पिछले 4 सेगमेंट्स लोगों ने बहुत पसंद किए हैं और हमारे पास फीडबैक आ रहा है। हमने लास्ट सेगमेंट में अपने इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बात की थी, जॉब को सेलेक्ट करने के ऊपर बात की थी। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज़ डूज एंड डोंट्स ऑफ द जॉब। ये बताइए कि जॉब करते कैसे? देखिए, बहुत सीधी सी जवाब है इसका, बी अ पैशनेट एंड अ विलिंग वर्कर। देखिए, कोई भी ये नहीं चाहता, जिस तरह एक अगर हम बात करें ना कि वो एक तनकीद करने वाला और हर चीज़ में कीड़े निकालने वाला, वो इस तरह का कोई भी वर्कर पसंद नहीं करता। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत दिल से कीजिए, ठीक है। तो इसलिए ही हमने जो पिछला सेगमेंट किया था उसमें हमने बहुत एम्फसाइज किया था कि आप इदारे का इंतखाब करते वक्त बहुत एहतियात से काम लीजिए और उस इदारे का इंतखाब कीजिए जहां आपको लगता है कि मैं दिलो जान से काम कर सकता हूँ। तो जो मैंने कहा बी पैशनेट एंड अ विलिंग वर्कर, तो उसका उर्दू में अगर मैं कहूँगा तो ये कहूँगा कि दिलो जान से काम कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई इदारे के लिए मैं आपको कोई उनकी गुलामी में दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके अपने करियर का सवाल है और आप जब दिलो जान से काम करेंगे आपके लिए तरक्की की राहें खुलती चली जाएंगी। अच्छा सोहेल साहब, आज के दौर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है, तो इदारों में कंपटीशन जो है ना वो बहुत स्टिफ से स्टिफ होता चला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एज एम्प्लॉई बिसाइड्स योर मेहनत क्या करना चाहिए ऐसा कि आप उस कंपटीशन को फेस कर सकें? देखिए, इस पे बहुत अच्छा सवाल है ये। इदारे में बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े आते हैं जो आपकी अपनी जो असाइनमेंट है, जो आपका जेडी है, उससे हटकर है, ठीक है। और मैनेजमेंट ढूंढती है, वो कहती है कि भाई ये एक एडिशनल असाइनमेंट है और कौन इसको लेना चाहेगा। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है बहुत क्लियर डिमार्केशन होती है। मेरी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे वाक़े ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है। मैं पिछली दफ़ा बात कर चुका हूँ, अभी इख्तिसार से बात करते हुए कि मैंने खाली एक प्रेजेंटेशन दी थी, वो एक हमारी कॉन्फ्रेंस के दिन में जो आप रिव्यू देते हैं, वो रिव्यू मैंने दिया था। उसके नतीजे में मेरा ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया एडिशनली, और मुझे मेरे डायरेक्टर ने बुला के कहा था, और आप देखिए कि इसके बाद आप सोच लीजिए कि जवाब क्या होना चाहिए था। उसने कहा, इस एडिशनल काम करने के ना मैं पैसे दूंगा, और इस एडिशनल काम करने की सूरत में अगर तुमने अपना सेल्स टारगेट मिस किया और तुमने मुझे कहा कि मैंने ये ट्रेनिंग कर रहा था इसलिए मेरा सेल्स टारगेट मिस हुआ, तो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब बताओ, ये काम करोगे? आपके ख्याल में इसका क्या जवाब होना चाहिए? ये मुश्किल सवाल था वैसे। मैंने फिर भी हाँ का जवाब दिया। जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। और उसके बाद ना सिर्फ मुझे उस करने के पैसे भी मिले, ठीक है। वो ईयर एंड पे आकर मैनेजमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई हम 3 लोग थे कि उन्होंने बहुत काम किया, तो वो पैसे भी दिए उन्होंने और रिकॉग्नाइज किया। और उसके नतीजे में, क्योंकि मैं नेटवर्क पे पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा था, तो एक कराची के टेरिटरी मैनेजर को वैसे शायद सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर में कोई ना जान सकता, लेकिन मुझे सब जानते थे। तो मैं ये समझता हूँ, जिस तरह एक सेइंग है ना कि एन ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी व्हाइल द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। तो यही वाली बात मैं कहना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि वो हमें जो है ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब अपॉर्चुनिटी जो है ना वो डिफिकल्टी के अटायर में आती है, आपने उसको तो आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है। तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी लेते हैं और फिर आप अपनी टाइमलाइंस मिस कर लेते हैं। आप तो माशाल्लाह आपने तो अपनी टाइमलाइंस के साथ साथ एडिशनल असाइनमेंट की, लेकिन कैपेसिटी होती है, अगर आप कोई कैपेसिटी से ज़्यादा कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ले तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? लेकिन पहली बात तो ये कि कैपेसिटी से ज्यादा एक्सेप्ट ही ना करें ना, क्योंकि एंड उसका डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है ना। आपका भी डिसअपॉइंटमेंट है कि आप फील करेंगे कि मैं नहीं डिलीवर कर सका, और जिसने आपको असाइनमेंट दिया था उसका भी डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आपको लगता है कि ये इसमें टीम वर्क हो सकता है, तो आप उनको बता दीजिए मैं लेने को तो तैयार हूँ, बट मैं इतना मैनेज कर सकूंगा, और अगर मुझे एक बंदा और दे दिया जाए, चाहे हम मिल के काम करें पेयर तौर पे, या वो इंचार्ज हो जाए या आप इंचार्ज हो जाए, तो वो तो मेरा ख्याल है कि जितनी क्लैरिटी के साथ और जितनी ऑनेस्टी के साथ आप जाएंगे उतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। अगर वो ये फील करेंगे नहीं हमें एक को देना है और अपने, तो वो आपकी ऑनेस्टी को जरूर अप्रिशिएट करेंगे।
तो आपका ये कि भाई ठीक है मैं कर तो नहीं सका, लेकिन मैंने बताया मैं कर तो सकता हूँ, बट इतना पोर्शन कर सकता हूँ, तो वो भी आपके फेवर में ही बात जाएगी। अच्छा, ये जो अच्छा बॉस होता है वो खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, लेकिन हमेशा बॉस ज़रूरी नहीं है कि आपकी तबीयत से हम आहंग हो या मुताबिकत रखता हो। और आपको कई दफ़ा ऐसा होता है कि बॉस अच्छा नहीं मिलता, चैलेंजेस होते हैं। तो अगर आपका बॉस बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिमांडिंग है, उसको कैसे मैनेज करें? मैं इसमें आपको एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, बट पहले मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, हर शख्स की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, हम एक्सपेक्टेशंस को बहुत बड़े मायनों में ले लेते हैं। एक उसकी कोर एक्सपेक्टेशन होगी और बाकी सप्लीमेंट्री एक्सपेक्टेशन है। आप उसके साथ अगर 1 to 1 करें और उससे पूछें कि भाई आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद आप वो डिलीवर करें, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बॉस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। मेरे एक इदारे में एक साहब थे, उमूमन अगर कंपनी चाहती थी कि वो कोई बंदा छोड़ के चला जाए तो उनको उनकी रिपोर्टिंग में डाल दिया जाता था, और हमेशा वो अपने उस रेपुटेशन पे पूरे उतरे। एक वक्त में मेरी रिपोर्टिंग भी चेंज हो गई, जो कि मैं आज तक ऑनेस्टली फील करता हूँ कि मेरी मैनेजमेंट का ये मुतमईन नज़र नहीं था, बिकॉज आई वॉज देयर ब्लू आइड बॉय। तो खैर मेरी रिपोर्टिंग उन साहब के पास चली गई, तो मैं उनसे जैसी गई तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ओके आप आ जाइए, शाम का वक्त है। वो मैं उनके घर चला गया, तो मैंने उनसे बैठ के उनका नाम लिया, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उनसे मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और इससे पहले कि आप मुझे जवाब दें कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको अपनी एश्योरेंस देता हूँ मैं कंप्लाई करूँगा। तो अब आप मुझे बताइए क्या है। अच्छा, बड़ी मजे की बात, उन्होंने मुझसे 2 एक्सपेक्टेशन कही। पहली, उन्होंने कहा आप कहीं भी होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, मैं कहा डन। और उन्होंने कहा आप कभी भी मुझे बाईपास नहीं करेंगे, यानी उनको पता था कि मेरी एक्सेस थी सीनियर मैनेजमेंट को, तो आप मुझे बाईपास करके नहीं जाएंगे। अच्छा, वो मेरा एक खास स्टाइल जो भी किस्म का, तो उन्होंने जो मिसाल दी थी मैं वही कह देता हूँ, हालांकि ये ऑन एयर जाने के बाद हो सकता है मेरे लिए खानगी मसाइल पैदा कर दे। उन्होंने कहा आप डेट पर भी हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने मुझे बताया हुआ है कि मैं आज डेट पर हूँ, अपनी जॉब पे नहीं हूँ। तो और ये दोनों बात, और उसके बाद जो है वो हमारे बेहतरीन रिलेशनशिप रहे। तो अगेन जो आपने बात की, मैं फिर उसको आते कि डिफिकल्ट बॉस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप फुलफिल कर दें तो वो डिफिकल्ट नहीं रहता, फिर वो डिफिकल्ट नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, एक और भी आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक चीज़ देखी गई है, ख़ासतौर पे सेल्स में, कि जो सीनियर्स होते हैं या बॉसेस होते हैं वो एब्यूसिव भी होते हैं। और कुछ ना, एक तो मुझे ये बताएगा कि एब्यूसिव अगर एनवायरनमेंट हो तो उसको कैसे मैनेज करूं मैं, अगर मैं एम्प्लॉई हूं और बॉस जो है वो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। और सेकेंडली, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो तो उसमें क्या क्या किया जाए? टॉक्सिक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स हुआ करते हैं तो बड़ा, कई दफ़ा हमने देखा है कि एग्जिट इंटरव्यू में वन ऑफ द रीज़न टू लीव द जॉब इज कि भाई मुझे बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट फील हो रहा था यहाँ पे। तो इसको कैसे कैटर किया जा सकता है बाय नॉट लीविंग द जॉब? ये बहुत बज़ वर्ड है आजकल। अच्छा, एक तो आपने जो कि टॉक्सिक की बात की, इससे पहले बात एब्यूसिव। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगेन मैं इसको थोड़ा शुरू से आऊंगा कि आपने अपने आप को कैरी कैसे किया है। मसलन मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे था कि मैं एब्यूसिव एनवायरनमेंट को नहीं वो करता, तो मैं बहुत फॉर्मल रहता था। मतलब मैं एक मज़े की बात आपको बताऊं, अगेन उन हजरत का ना बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का प्रोफेसर थे जिन्ना अस्पताल के, और उनके पास मेडिकल रैप जाते थे तो वो थोड़ा सा मुगल्लज़ात बोल देते थे। अब मुझे ये कबूल नहीं था। मैं एक दिन उनसे वक्त लेकर उनके स्टाफ से गया और बहुत फॉर्मली उनसे बात करने लगा ना, तो बात करते हुए तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे जानते हो? मैं 22-23 साल का लड़का था उस वक्त, और वो 55-60 के करीब थे, रिटायरमेंट से करीब करीब। तो मैंने कहा जी मैं जानता हूँ। कि क्या जानते हो? मैंने कहा सुना है कि आप बहुत शफकत से बात करते हैं। कहते हैं किसी ने ये नहीं कहा मैं गालियाँ देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, हालांकि मैंने सुना हुआ था। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, अब तक मुझे ही नहीं दी। कहते मियाँ आप मौका ही नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत दिलचस्प। अच्छा, ठीक है। अब उन्होंने कहा मियाँ आप मौका ही नहीं दे रहे। तो आपके अपने बिहेवियर से कोई भी आपको गाली उस वक्त देता है, ये मैं बड़ी बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, या हाथ उठाने का भी, कोई भी गाली या हाथ आप पे उस वक्त उठाता है जब अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप उसे ये बताते हैं कि तुम ये कर सकते हो। और अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बताएं कि नहीं
ये शजरे ममनुआ है और आप नहीं कर सकते, यकीन माने कि सेट भी नहीं करेगा। और अगर ये कर जाए, मैं ये नहीं कहता कि 100% इसकी वो रेसिपी है, तो फिर आपको तय करना है कि मैंने यहाँ रहना है या अपनी राह अलग कर देनी है। और अगर उनका वो तर्ज जिंदगी यही है जो कि होता है कुछ जगहों पे, तो फिर आप अपनी राह, अगर आपके लिए बहुत अहम है तो अपनी राह अलग कर लीजिए। अच्छा, अब जाहिर है आजकल जो है वो फीमेल ऑन बोर्डिंग पे भी बहुत बात हो रही है, और ख़वातीन माशाल्लाह जहाँ वो घर में उम्दगी से चीज़ें मैनेज करती हैं, वो जॉब भी अच्छी कर लेती हैं। ऑफिस इन्वायरमेंट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हरासमेंट सी फील होती है। आपके ख्याल में इसको कैसे मैनेज करना चाहिए एक फीमेल रिसोर्स? देखिए, मैंने इस पे बहुत अच्छा सवाल है यानी आपका। जैसे विसल ब्लो कर देनी चाहिए तो भी बड़ी बदमज़गी हो जाती है, और इसको यानी कैसे मैनेज करें? साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इवन जो मर्द हजरात हैं वो भी हरासमेंट फील करते हैं। तो एक ओवरऑल मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि ये कैसे, इसको कैसे, इसका तदारुक मुमकिन है, कैसे मैनेज करें इसको? अच्छा, मैं जब बॉस बना या मेरे अंडर में लड़के भी थे और लड़कियां भी थी, तो मेरा एक बहुत सिंपल सा स्टाइल था कि वो आपको पता है कि लड़के जहाँ सिर्फ लड़के होते हैं तो वो कुछ लताइफ ऐसे होते हैं जो जिसको कहने के मर्दाना लताइफ होते हैं ना। तो मैंने अपने यहाँ एक क्राइटेरिया सिंपल से सबको जमा किया। यानी जब जैसे जो नया टीम में आता है या उसको मैं, तो उनको मैं कह देता कि देखें, यहाँ आप वो हर बात कर सकते हैं, हर लतीफ़ा सुना सकते हैं जो आप अपने घर में सुना सकते हैं। सिर्फ ये एक बेंचमार्क है। अगर आपको लगता है कि ये लतीफ़ा आप अपनी वालदा, अपनी हमशीरा, अपनी ज़ौजा या और घर की ख़वातीन के सामने बयान कर सकते हैं, कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बयान कर दीजिए। तो उसके बाद मुझे कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। हैरेसमेंट, यस, ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। जहाँ इंटरेक्शन होता है, बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं वो गलत सिग्नल लेते हैं। अच्छा, और ये आइदर वे होता है, जिस तरह अभी आपने बात की, वो खातून भी हो सकती है और वो मर्द भी उसका शिकार हो सकता है। एक बहुत बड़े आप कह लें कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में, वहाँ पे चूँकि आजकल ये है हुकूमत की तरफ से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसी कमेटी बनाए, तो WPC उसको कहलाती है कि वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी। तो मैं वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, जहाँ मेरे पास केसेस भी हुए, जिसमें एक केस तो ऐसा भी पेश हुआ जिसमें मैंने रिपोर्ट लिखी थी, मैं उसकी जुज़ियात में नहीं जाऊँगा, जो नेशनल असेंबली तक में डिस्कस हुआ था। उसको भी मैंने इन्वेस्टिगेट किया था। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दोनों तरफ ये हो सकता है। यकीनन मर्दों के साथ इसके जो इंसिडेंट्स हैं या इत्तफ़ाक़ात हैं वो कम हैं, औरतों के उसमें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेरा एक तहरीर भी थी कि मुझे जिनसी तौर पे हरासा किया गया। तो जो रिकॉर्डेड तारीख़ में जो पहला वाक़या है, वो एक मर्द को हरासा किया गया था। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे और उनका जो गिरबान था वो पीछे से चाक था, जिसकी वजह से हुआ। और उसके बाद इसमें डिस्क्लोज़र है, एतराज़, ये हिंदुस्तानी फ़िल्म है। तो ये वो फ़िल्में हैं जिसमें दिखाया गया है कि आदमी हरासा हुआ है। औरतों के हरासा पे तो बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन ये आइदर वे होता है। लेकिन मैं फिर वो बात होता है, जो हेड है ये उस पे डिपेंड करता है। अगर वो सही एनवायरनमेंट मेंटेन करे तो इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें इसी पर्सपेक्टिव में एक चीज़ ये बताइएगा, कभी-कभी आप देखते हैं कि कोई अनएथिकल एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि कोई गलत सेल्स रिपोर्ट कर रहा है आपका कुलीग, या कोई कुलीग जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है विच इज़ अगेंस्ट द कॉर्पोरेट लॉ, या वो एथिकल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। तो ऐसी सूरत में विसल ब्लो करते हुए वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि मैं विसल ब्लो करूं या ना करूं। तो इस बारे में बताइए कि विसल ब्लो करनी चाहिए या हर चीज़ को शिकायत के उसमें पर्सपेक्टिव में कर देना चाहिए, तो आपके ऊपर शिकायती का भी ब्लेम लग सकता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, विसल ब्लो? देखिए, इसका कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता कि जो कहा जाए कि जो हर सिचुएशन पे अप्लाई हो, केस टू केस वेरी करेगा। मैं फिर ये कहूँगा कि जब आप विसल ब्लो करना चाहते हैं तो आपका मुतमईन नज़र क्या है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुतमईन नज़र आपका उसको गिराना, उसको विक्टिमाइज करना, तो मेरा ख्याल है आप गलत राह पे जा रहे हैं। अगर कोई शख्स ये कर रहा है तो बेहतर ये होता है कि आप पहले उससे पर्सनली जाकर कहें कि देखो यार, ये हो रहा है, ये कल अगर बॉसेस के इल्म में आई, ना ये कहें कि मैं रिपोर्ट करूंगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, हम यही सेल्स ले आते हैं, लेकिन उसको सही चैनल से लेकर आते हैं, तो वो शायद आपका अच्छा दोस्त भी बन जाएगा। अगर उसके बाद भी वो करे चले जा रहा है और उससे गलत हो रहा है, तो फिर आप जो है वो इस तरह से मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर विसल ब्लो करना भी, कि इस तरह के वाक़यात आए, बजाय किसी को सिंगल आउट करने के कि इसने किया, एंड लेट बॉसेस डिसाइड के वो होने देते हैं या नहीं।
मैं आपको एक अजीब सी बात कहने जा रहा हूँ, खासतौर पे एफएमसीजी में मैंने देखा, क्योंकि वहाँ अंडर द टेबल बहुत सारा किकबैक दिया जाता है और वो बाज़ औक़ात बॉसेस की रज़ा और मंशा से दिया जाता है। तो चूंकि आपको नहीं पता कि क्या चीज़ किसकी रज़ा और मंशा से हो रही है, तो आप बहुत, तो मैंने इसीलिए कहा कि इसका जो एसिड टेस्ट है वो ये है कि आपका मुतमई नज़र क्या है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अहम होती है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो अप्रेजल हुआ करती है। अप्रेजल जो है वो ऐसा भी होता है कि आपने अपनी तरफ से आप ये समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा यानी ए कैटेगरी एम्प्लॉई हूँ, लेकिन अल्टीमेटली अप्रेजल आपको से सी कैटेगरी या लेवल 3 मिल रही है, तो आप एक डिस्ट्रेस हो जाते हैं, आप बड़ा फील करते हैं कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। हालांकि ये भी हो सकता है कि उसने आपको आपकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जेन्युइनली प्रॉपर रेटिंग दी है, लेकिन आप फिर उसमें ना एक बहुत ज़्यादा चांस ये होता है कि आप ना उतने फाल ना रहें या उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो अप्रेजल के ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि अगर अच्छी अप्रेजल ना मिले तो क्या क्या करना चाहिए एक एम्प्लॉय को? देखिए, ऑन द डी डे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, यानी जिस दिन अप्रेजल हो रहा है। अब ये अप्रेजल अचानक मतलब एक तय होता है कि जिस दिन होता है इदारे में या जिस पीरियड में होता है, लेकिन उससे पहले बॉस आपको बता चुका होता है नॉन वर्बली कि वो कहाँ आपको रेट कर रहा है। तो अगर वो आपके लिए फिर सरप्राइज नहीं आना चाहिए, अगर आप उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो चाहते हैं आपसे काम की हद तक कि वो करें, और अगर आप वो कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उमूमन डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हुई भी है तो कोई हर्ज नहीं, आप उस वक्त उसको एयर कीजिए और बताइए कि जी मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं, आपको कम से कम 1 साल अपने आप को एक चांस और देना चाहिए बिफोर यू डिसाइड टू पार्ट वेज विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरे में क्या खामियां क्या कमियां थी आप बता दीजिए, और वो फिर उसको दोबारा कीजिए। कुछ इदारों में वैसे ग्रीवेंस सेल भी हुआ करते हैं, ग्रीवेंस सेल भी होता है, तो वहां भी आप चाहें तो अपनी वो दरखास्त दे सकते हैं अगर आप जेन्युइनली फील करते हैं तो। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये इनका मखसूस बायस है किसी एक की जानिब, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इदारा आपके लिए नहीं। मैं एक मिसाल इसमें फिर देना चाहूँगा। मेरे एक पुराने इदारे में एक साहब ने जिद बना ली कि मैं, उसके बॉसेस उसको प्रमोट करने को तैयार नहीं था। ही वॉज अ गुड वर्कर बट एक पर्सनैलिटी क्लैश था। उसने जिद बनाई कि मैं यहाँ प्रमोशन लेके दिखाऊंगा। अच्छा, बाद में मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझसे कहा ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, और उसने कहा तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम छोड़ के चले गए। मैंने अपने आप को टाइम दिया था, मेरे को ऐसा मसला नहीं था कि मैंने टाइम दिया था कि नहीं हुआ तो मैं अलग हो गया। तो उसने कहा अगर वो नहीं दे रहे थे तो मुझे अलग हो जाना चाहिए था, और वो मेरी गलती थी जो मैंने वो की और उसकी कीमत चुकाई। तो मैंने इसे कहा कि ये बहुत ज़्यादा केस टू केस बेसिस पे इसको डील किया जाए। एक आखिरी सवाल हम इस सेगमेंट का ये लेना चाहेंगे कि कब मुझे ये जान लेना चाहिए कि अब इस इदारे में मेरा और स्टे नहीं होना चाहिए, मुझे क्विट कब करना चाहिए, ये मैं कब सोचूं इस बारे में, या आपको क्या लगता है कि क्या कौन सा वक्त चूज करना चाहिए टू एक्चुअली रिजाइन? अच्छा, ये भी हर आदमी की अपनी सिचुएशन में है। मैं एक मिसाल दूं कि अगर आपको लगता है कि आपके और इदारे के मफादात टकरा रहे हैं, देखिए जब तक आपके और इदारे के गोल अलाइंड हैं आपको यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप आगे चलते चले जाएंगे। जब आपको ये महसूस हो कि इदारा कंसोलिडेशन में जा रहा है और आप ग्रोथ चाह रहे हैं, दैट्स द टाइम टू क्विट, एज सिंपल एज दैट। कि जहां आपको लगे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स हैं और इदारे के गोल्स दो अलहदा डायरेक्शन में जाने चाहिए, तो आपको फिर अपने अपनी डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि एक और बात जो मैं यहाँ कहना भी चाह रहा था, इससे ये मौका भी मिला कि आमतौर पर लोग जो है ना, या एम्प्लॉयर हैं, वो ये चाहते हैं कि लोग वफादारी से नौकरी करें। अच्छा, मैं जिंदगी में कभी वफादारी से नौकरी का कायल नहीं रहा। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो कहा आप क्या बेवफा थे? नहीं, मैं बेवफा नहीं था, मैं ईमानदार था। मैंने जॉब ऑनेस्टी के साथ की है, जॉब लॉयल्टी के साथ नहीं की। लॉयल्टी मेरी अपने करियर गोल्स अपने उसके साथ थी। जितना अरसा भी मैंने कहीं गुजारा, इंतहाई ऑनेस्टी से गुजारा, काम किया, और जब मुझे लगा कि अब यहाँ मेरे जो तरक्की के इम्कानात हैं या कुछ चीज़ें महदूद हो गई हैं, तो मैंने अपनी राहें अलग कर ली। तो मैं जॉब ऑनेस्टी का कायल हूँ, जॉब लॉयल्टी का नहीं। आई थिंक दैट बहुत खूब कमेंट आपने शेयर किया है। और आखिर में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि वंस जब आप स्विच कर जाते हैं तो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट कि अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो मार्केट में शेयर ना करें उस इदारे से मुतल्लिक। आपने उस इदारे में काम किया है, तो एक एथिक्स की बात यह है कि उस प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स और जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं वो आप पब्लिक ना करें।
उसको अपने तक ही रखें। तो विद दिस आई होप कि आज का सेगमेंट भी आपको पसंद आया होगा। हमने इस सीरीज के 5 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं और एक बहुत स्पेशल एपिसोड हमने आखिर में बचा के रखा है, विच इज़ 6th एपिसोड, और आप देखिएगा कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच।